गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी फॉर टीचर। आज हम लोग केवीएस पीआरटी के अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कॉन्सेप्ट के 10 और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which one of the following is most essential for helping adolescent to navigate emotional challenges? Punishment for misbehavior, regular feedback on academics, non-judgmental communication, peer monitoring। किशोरों को भावनात्मक समस्याओं से उबारने में सबसे अधिक सहायक तरीका क्या है? अनुशासनहीनता पर दंड देना, नियमित शैक्षणिक फीडबैक देना, बिना निर्णय किए संवाद करना, साथियों की निगरानी। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि अगर आप पनिशमेंट देंगे एडोलसेंट्स को तो वो और भी ज्यादा उस बिहेवियर को, उस नेगेटिव बिहेवियर को, इमोशनल चैलेंजेस जो है उनके, वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे और नेगेटिव बिहेवियर को आप और भी सपोर्ट करेंगे इससे। फीडबैक ऑन एकेडमिक्स भी गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके शैक्षणिक कार्य में ही हेल्प कर सकता है, ये नॉर्मली हेल्प नहीं करेगा। पीयर ग्रुप मॉनिटरिंग भी ये गलत होगा इसका, क्योंकि पीयर ग्रुप्स में आप उसकी उम्र के बच्चों को भी सेम टाइप के इमोशनल चैलेंजेस हैं, उनको भी नहीं पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है डील, वो भी नहीं जानते हैं। तो जब सेम प्रॉब्लम होती है तो फिर वो सॉल्व नहीं हो सकती है, उसके लिए किसी टीचर से ही बात करना पड़ेगा। और इस चीज के लिए एक टीचर को ये जरूरी है कि वो सेफ और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लास में, जिससे कि बच्चे अपनी इमोशनल जो चैलेंजेस हैं वो आपको बता पाए, आप उसका सॉल्यूशन उनको बता पाए। और इससे क्या होगा, एक इमोशनल बॉन्डिंग एंड गाइडेंस का एटमॉस्फेयर क्लास में एक टीचर क्रिएट कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड ऑफ क्लास 4 shows signs of hyperactivity and poor attention. The teacher should do what, है ना। कक्षा 4 का एक बच्चा अत्यधिक सक्रिय है और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को साथियों के सामने डांटना चाहिए, व्यवहार का दस्तावेज बनाकर विशेषज्ञ को संदर्भित करना चाहिए। तो सब सीधा ही गलत है। साथियों के सामने डांटना मतलब आप सिर्फ ऑप्शन ही पढ़ लो तो ये आपको गलती करके आना बस, है ना। ये तो होना ही नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि क्या है कि एक बच्चा है वो हाइपर एक्टिव है, क्लास 4 का है और पुअर अटेंशन उसकी है, हो सकता है उसको ऑटिज्म हो या हो सकता है एडीएचडी का शिकार हो। तो ये दोनों चीजें जो प्रॉब्लम होती हैं ये काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी है ना। तो अब इसमें टीचर क्या कर सकता है, स्कोल्ड करेगा तो कोई मतलब नहीं है ना। इसके बाद पेरेंट्स को बोले चेंज ऑफ द स्कूल कर दो, तो उसमें बच्चे का थोड़ी ना कुछ हेल्प हो रहा है। आप स्कूल चेंज करते रहिए, बच्चा वैसा का वैसा रहेगा, है ना। इग्नोर द बिहेवियर एज अ फेज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप इग्नोर कुछ कर ही नहीं सकते हो, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो रिफर द चाइल्ड, ये बेस्ट ऑप्शन इसमें यही है, रिफर द चाइल्ड टू मेडिकल प्रोफेशन आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन। मेडिकल प्रोफेशनल को आप भेज दीजिए उस बच्चे को और वो मतलब डॉक्यूमेंटेशन करा के भेज दीजिए, रिफर कर दीजिए। वैसे नहीं तो इसका सबसे जो बेस्ट आंसर होता है वो होता है कि आप उसको ऐसी एक्टिविटीज दीजिए और उसको इंक्लूड कीजिए क्लास में, क्योंकि एज अ इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि हमारा एनईपी 2020 का पार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को क्लास में इंक्लूड कीजिए, उसको एक्टिविटीज दीजिए, उसकी जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सरसाइजेस दीजिए। आप क्लास में जब भी आप कोई एक्टिविटी कराते हैं, जैसे कि रोल प्ले हो गया या डांस एक्टिविटी हो गई या वाचन जो आप करवाते हैं वो एक्टिविटी भी होती है, तो उसको आप मौका दीजिए कि वो कुछ कर पाए। जब वो इंक्लूडेड फील करेगा तो धीमे धीमे उसकी जो हाइपर अटेंशन है, ये जो अटेंशन है ये थोड़ी सी ठीक होती है ना। हाइपर एक्टिविटी का क्या है, हाइपर एक्टिविटी वो धीमे धीमे करके वो मेडिकल प्रोफेशनल ही उसको कम करवा सकते हैं। इसमें टीचर बहुत ही कम टीचर्स हैं जो ऐसा कर पाएंगे कि उस कम कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of developmental disorder? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात की गई है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है ना। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, टेम्पररी सैडनेस ड्यू टू एग्जाम फेलियर, बहुत नॉर्मल सी चीज है, हम सबको भी होता है। इसके बाद डिफिकल्टी इन ग्रास्पिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये ये भी होता है, एक नॉर्मल सी चीज है, कई लोगों को मैथमेटिक्स में समझ में नहीं आती है, तो वो भी ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इसका एकदम सटीक आंसर है, लो मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स।
ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद डिसलेक्सिया ही है, तो डिसलेक्सिया इसका मतलब क्या होता है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है? रीडिंग एंड स्पेलिंग, है ना? रीडिंग एंड स्पेलिंग, इन दोनों चीजों में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। किसमें दिक्कत होती है? रीडिंग में। बच्चे को रीडिंग नहीं आती है। या जो मूवी बनी थी ना तारे जमी पर, है ना, उसमें क्या होगा? ये जो ए हम लोग ऐसे बनाते हैं, वो बच्चा कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा। ओके, हमारा डी ऐसे बनता है, उसका कैसे बनेगा? उसका बनेगा ऐसे। ओके, तो ये एक, वो डी को बी बनाएगा, बी को डी बना देगा। ओके, या फिर एम को डब्ल्यू लिख देगा और डब्ल्यू को एम लिख देगा। तो ये होती है नॉर्मल डिसलेक्सिया की, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओके, मतलब उसको सब ऐसा उल्टा पुल्टा दिखेगा, तो ये प्रॉब्लम रहती है। इसको आप क्लास में भी डील कर सकते हैं। क्लास में कैसे करेंगे? आप बच्चे को पढ़ना एक छोटे छोटे शब्दों में, जैसे पहले ए बी सी डी पढ़ना सिखाइए, फिर धीमे धीमे करके उसको पढ़ना सिखाइए, वो सीख जाता है। हाँ, इसमें इंटेलिजेंस की बात नहीं हुई है। बच्चा हो सकता है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा हो, तब भी उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना? एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या था? ये कैलकुलेशंस नहीं कर पाते थे, जो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं वो नहीं कर पाते थे, है ना? जैसे अगर आपने इनको 200 रुपए दिए और 200 रुपए में आपने बोल दिया कि 55 रुपए मेरे हैं, तो ये कहो आपको वापस ना कर पाए पैसे। तो और जो कि कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वर्ल्ड का कितना बड़ा फॉर्मूला दिया है, E = mc², है ना? ये मतलब बहुत ही बड़े साइंटिस्ट वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनको भी ये प्रॉब्लम थी। और भी कई लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जैसे टॉम क्रूज हो गया। For inclusive education to succeed, the most important teacher quality is strictness, subject expertise, empathy and adaptability, strong control of the class. समावेशी शिक्षा में सफलता के लिए शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? कठोरता, विषय विशेषज्ञता, सहानुभूति और अनुकूलता, कक्षा पर नियंत्रण। इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रिक्टनेस कभी नहीं हो सकती। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। एम्पैथी एंड अडेप्टेबिलिटी ही इसका सही आंसर है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ द क्लास नॉट इंपॉर्टेंट। कठोरता, विषय, सहानुभूति और अनुकूलता, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे आपके पास आएंगे, वो बहुत ही उनके पास हो सकता है उनके पास न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, ऑटिज्म हो, है ना, एडीएचडी हो, डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, अफेजिया हो, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो फिर हमको क्या, एक एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और अनुकूलता होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग उन बच्चों को इंक्लूड कर पाए। एक्टिविटीज करानी होंगी, ये सब चीजें करानी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about secondary socialization? It happens in early years of life. It primarily occurs in home setting. It involves broader social learning through institutions like school. It ends once the child reaches adolescence. It happens in early years of life. यहाँ पे primary होता है। If it primarily occurs in a home setting, यहाँ पर भी primary socialization होगा। इसके बाद it involves broader social learning through institutions like schools. स्कूल आ गया तो यहाँ पर secondary socialization होगा। It ends once the child reaches. Secondary socialization कभी भी end होता ही नहीं है, ये जीवन भर चलता है। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, ये कभी भी एंड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी एजेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड इज। प्राइमरी एजेंट क्या होगा फॉर वैल्यू एजुकेशन? पीयर ग्रुप नहीं होंगे, टीचर सेकेंडरी, पीयर ग्रुप टीचर सेकेंडरी, सोशल मीडिया सेकेंडरी में होता है। तो प्राइमरी एजेंट क्या होगा? पेरेंट, माता पिता ही प्राइमरी एजेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन स्कूल सपोर्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन? हाउ कैन स्कूल सपोर्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन? बाय टीचिंग ओनली एकेडमिक कंटेंट, ठीक है, देखते हैं। बाय आइसोलेटिंग द स्कूल फ्रॉम होम इन्फ्लुएंस, देखते हैं। ये तो आइसोलेशन आ गया, आइसोलेशन मतलब गलत। टीचिंग ओनली एकेडमिक कंटेंट, स्कूल्स अब इसके लिए है ही नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन जब से आया है, एनईपी 2020 जब से आया है, उसमें एकेडमिक कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। एकेडमिक कंटेंट का हिस्सा ये मान लीजिए कि 40 से 50% ही है। बकाया एक्टिविटीज और सोशलाइजेशन, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाय रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर
taught at home, reinforcing positive behavior taught at home. ये बहुत अच्छी चीज है. By promoting individualism above all, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना, कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, बकाया सबको पूरी तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये गलत है. ये सोशलाइजेशन तो ये होता ही नहीं है. तो पॉजिटिव बिहेवियर जो भी घर पे सिखाया गया है उसको अगर हम लोग बढ़ावा देंगे, है ना, अगर उसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे तो बच्चा और भी अच्छे से सीखेगा. तो सी इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रैक्टिस स्ट्रेंथ्स होम स्कूल कंटिन्यूटी. अब होम स्कूल कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि बच्चा स्कूल आता रहे, ये ना हो कि एक दिन आया 4 दिन नहीं आया क्योंकि उसका स्कूल में मन ही नहीं लगता. ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस एक टीचर कर सकता है क्लास में? रेगुलर ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स. पहले ही ऑप्शन एकदम सटीक है. रिलाइंग सोनली ऑन एकेडमिक रिपोर्ट्स, सेंडिंग होमवर्क विदाउट फीडबैक, अवॉइडिंग पेरेंट इंटरेक्शन. अवॉइडिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए. सेंडिंग होमवर्क विदाउट फीडबैक गलत हो गया. रिलाइंग सोनली ऑन एकेडमिक रिपोर्ट्स ये भी गलत हो गया. ये पुराने क्वेश्चन जैसा ही है कि इसमें क्या है, सीधी बात है, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे कि बच्चे के पढ़ाई में, बच्चे के सोशलाइजेशन में, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में पेरेंट्स और टीचर्स मिल के काम कर पाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज होम स्कूल कंटिन्यूटी क्रूशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट. ये बहुत जरूरी होता है होम स्कूल कंटिन्यूटी को. ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना, सबसे जरूरी होता है ओपन कम्युनिकेशन. इट हेल्प्स चिल्ड्रन फॉरगेट होम स्ट्रेस. इट हेल्प्स चिल्ड्रन फॉरगेट होम स्ट्रेस, है ना, ये तो गलत है. It ensures homework gets done wrong. It reinforces consistent values and learning environments. This is correct. It reduces teachers workload. ये भी गलत है. इससे बच्चे घर की समस्याएं भूल जाते हैं. भाई घर पे समस्या बच्चे कभी नहीं भूल सकते. अगर आपके घर में लड़ाइयां होती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, तो आप मान के चलिए कि उससे आपसे ज्यादा आपका बच्चा अफेक्ट हो रहा है. अगर आप बच्चे के सामने लड़ाई करते हैं, बच्चे के सामने आप बहस करते हैं, गलत एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो एक बहुत ही जरूरी चीज है, उससे आपका बच्चा जरूर अफेक्ट होगा. और ये पॉजिटिव अफेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर. इसकी वजह से बच्चों के अंदर ADHD, ऑटिज्म और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके अंदर ऑटिज्म आ जाएगा क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट घर पर देखेगा. ओके, तो क्या जरूरी है, घर पे हमको हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही रखना है और बच्चे के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. इससे गृह कार्य पर समय पूरा होता है नहीं, ये एक उसका कौन है ना, ये मतलब आप इससे कह सकते हैं कि ये एक होम स्कूल कंटिन्यूटी में ये हो जाता है कि हाँ चलो ये भी काम हो भी जाता है अच्छे से, उसके साथ में हो जाता है. ठीक है, इससे शिक्षण कार्यभार कम हो जाता है, ये तो नहीं होता है. इससे कार्यभार बढ़ जाता है क्योंकि आपको फिर पेरेंट्स से परमानेंटली टच में रहना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, तो इससे कार्यभार बढ़ जाता है. तो इट रीइंफोर्सेस कंसिस्टेंट वैल्यूज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट्स. इससे समान मूल्य और शिक्षा वातावरण सुनिश्चित होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन. माता पिता की भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? एनुअल डे इनविटेशन? नहीं. रेगुलर टेस्ट रिपोर्ट्स? नो. पेरेंट टीचर्स मीटिंग विद फीडबैक एक्सचेंज? हाँ ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन नोट्स? ये तो रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है. पेरेंट टीचर मीटिंग हो और उसमें फीडबैक, पेरेंट्स भी अपना फीडबैक दें कि बच्चा घर पर कैसा रहता है, क्या करता है, और टीचर्स भी फीडबैक दें कि बच्चा स्कूल में कैसे है, क्या करता है, कैसे रहता है, क्या पढ़ता है ना, खाने पीने के ऊपर, हर चीज के ऊपर अगर एक पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उससे बच्चे पर हम एक अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं. चलिए थैंक यू वेरी मच. तो आज का वीडियो खत्म करते हैं. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.